Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम करने वाले भाई चैप्टर एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 4 का चैप्टर बहुत अच्छे से हमने पढ़ा। हमने ट्राइबल ग्रुप के बारे में जाना, उनके अलग अलग टाइप के, जैसे कोई ग्रुप हंटर एंड गैदरर था, कोई शिफ्टिंग कल्टीवेटर था, कोई सेटल्ड कल्टीवेटर था। फिर उन पर जो है ब्रिटिशर्स ने कैसे इफेक्ट डाला उनकी लाइफ्स में, ये भी देखा। लास्ट में हमने बिरसा मुंडा जो उनके मूवमेंट के बारे में देखा। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा है, कुछ रह गया है, तो आप क्या करो, प्लेलिस्ट में आपको पूरे टॉपिक वाइज वीडियो अवेलेबल है, तो आप जाकर देख कर आइए। उसके बाद हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, मतलब आप देख कर आ जाइए, उसके बाद आप ये देखिए, या भी आप देखेंगे तो क्या होगा, आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा, बस इतनी सी बात है। बाकी जिसने देखा है तो वो मेरे साथ अभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भाई क्या करना है, आपको आंसर करते रहना है फटाफट से। उससे पहले लाइक का बटन दबा दो और शेयर कर दो। लाइक का बटन दबा दो, देखो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, और शेयर कर दो फटाफट से। स्टार्ट करें, कर दिया लाइक भाई। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मतलब पहला हमारा फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल इज। जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्राइबल पीपल को क्या मानते थे, जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उनके अकॉर्डिंग ट्राइबल पीपल कौन थे। हमने देखा था ना, किसी को कुछ कह रहे थे वाइल्ड एंड सैवेज, इस टाइप का। चलो देखते हैं अब यहाँ क्या पूछा है। द मेथड ऑफ सोइंग सीड इन झूम कल्टीवेशन इज नोन एज। जब हमने देखा था ऐसा मेथड, जब सी को क्या करा जाता है, सो करा जाता है झूम कल्टीवेशन में, है ना। मतलब जो मेथड यूज़ किया जाता है सी को सो करने में, मतलब जो बीजों को उगाने के लिए, बुनाई के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, किसमें, झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन का अदर नाम क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये नहीं भूलना। झूम कल्टीवेशन का अदर नाम क्या है, शिफ्टिंग, यही है ना। इस तरीके से उसको क्या कहा जाता है, द ट्राइबल चीफ गॉड डैश टाइटल्स इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स। ठीक है, ये भी देखेंगे। ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन द डैश ऑफ आसाम एंड द डैश इन बिहार। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करने हैं भाई, आंसर देने हैं। तो आंसर्स देखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे भाई क्या क्या है। पहला, जो ब्रिटिश ने जो डिस्क्राइब करा था ट्राइबल पीपल को, क्या कह रहे थे, देखा नहीं था हमने, कहा था सेवेज है और वाइल्ड है, उनके हिसाब से कल्चर्ड नहीं है। ठीक है, द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन झूम कल्टीवेशन इज नोन एज, क्या बोलते हैं भाई उसको, हमने देखा था ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग उसको कहा जाता है। क्या करते थे, देखा तो था हमने, लैंड चुनते थे, छोटा सा एरिया लेते थे, अब पेड़ों को काटा और जला देते थे। ऐश जो रहती थी, जो राख होती थी, उसमें क्या करते थे भाई, जो राख में जो पोटैश होता है उससे सॉइल की फर्टिलिटी सही रहती है, तो क्या करते थे उसमें, उसी में बीज को ऐसे जोत के, मतलब ऐसे होते ना, ज़मीन को जुताई करके, प्लॉगिंग करके, उसके बाद बीजों को ऐसे डालते थे। ऐसा कुछ नहीं करते थे, ऐसे फैला देते थे, क्रॉप्स ग्रो होती थी। उसके बाद क्या होता था, हार्वेस्ट करके फिर वो जो लैंड है कुछ सालों के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते थे, ताकि दोबारा वो रिकवर हो सके, और जब तक वो दूसरे लैंड में शिफ्ट करते जाते थे। तो ऐसे ही करके भाई शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती थी, तो इसको ब्रॉडकास्टिंग बोल रहे हैं इस मेथड को। द ट्राइबल चीफ्स गॉट डैश टाइटल्स इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। जो ट्राइबल चीफ्स को कोई टाइटल दिया था, किसने भाई, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने लैंड सेटलमेंट के टाइम कुछ इनको टाइटल दिया था। क्या दिया था देखते हैं, लैंड टाइटल्स दिया था। क्या टाइटल दिए थे भाई, लैंड टाइटल्स दिए थे। क्यों, क्योंकि इनको कह दिया था कि आप सेटलमेंट करिए, मतलब इनको बोल दिया था ना कि आप क्या करिए, कोई चीफ बन जाइए, कोई लेफ्टिनेंट बन जाइए, तो इन्होंने इन पे डाल दिया था कि लैंड के ओनर आप रहेंगे, बट उसको चलाएगा कौन, हम। तो जो ब्रिटिश ट्राइबल चीफ्स थे उनको लैंड टाइटल्स मिल गए थे इन सेंट्रल इंडिया, उनको लैंड मिल गया था ब्रिटिश सेटलमेंट के अंतर्गत। ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन टी प्लांटेशन ऑफ आसाम एंड द कोल माइंस इन बिहार। हमने देखा था जो ट्राइबल ग्रुप थे, बाद में कुछ टाइम बाद जो किसका प्लांटेशन बढ़ा था, टी का प्लांटेशन और कोल माइन, जिसके कारण कैसे ट्रेड ने इनकी लाइफ में इम्पैक्ट करा था, ये हमने देखा था। मतलब काम को लेके कैसे इनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा था, हमने देखा था ना। प्लांटेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर चाहिए थे, तो इन लोगों ने क्या करा था कि आप क्या करिए, कम, एक तो वेज देते थे, इनको तनख्वाह कम देते थे, ऊपर से इनको कह दिया था कि आप घर नहीं जाएंगे। कितनी दिक्कत इसमें देखा था। कोल माइंस में तो लगभग हमने ये भी देखा था कि 2000 लोग, गुजरात का हम कहीं का देख रहे थे ना, कि लगभग 2000 लोग 1920s में
साल में हर साल मरते थे, तो इतनी दिक्कत हो जाती थी, मतलब ज़िंदगी पर बनने वाली बात थी। तो ये सब भाई उनके साथ क्या हो रहा था, उनके साथ अत्याचार हो रहा था। तो ये पूरा हमने देखा था। तो आप क्या करो भाई, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हो, ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। झूम कल्टीवेटर्स प्लॉग द लैंड एंड सो सीड्स। जो झूम कल्टीवेटर्स थे वो क्या करते थे, जुताई करते थे, प्लॉग करते थे, और जो सी को सो करते थे। अच्छा, ऐसा करते थे क्या? झूम कल्टीवेटर्स यानी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? पक्का ऐसे ही पढ़ा था क्या, कि भाई ऐसे ही करते थे जो कल्टीवेटर्स थे, लैंड में जुताई करते थे और सीड्स को सो करते थे? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो ये क्या है, ये भाई फॉल्स हो जाएगा। हमने देखा था ना कि वो ब्रॉडकास्टिंग वाला मेथड अपनाते थे। Cocoons were bought from the Santhals and sold by the traders at 5 times the purchase price. जो ककून से किन से लिया जाता था, संथल से ककून को खरीदा जाता था, ठीक है, क्योंकि वो कलेक्ट करने का काम करते थे ककून, जो किस लिए काम आता था, सिल्क के लिए। और सिल्क का हमने देखा था कितनी ज़्यादा डिमांड थी, एक्सपोर्ट हो रहा था। सोल्ड बाय द ट्रेडर्स, अब ट्रेडर्स क्या करते थे, इनसे खरीदते थे, और जिस प्राइस में इनसे खरीद रहे हैं उससे 5 गुना ज़्यादा प्राइस में जो एक्सपोर्टर्स है उनको बेचते थे। क्या ये बात सही है? पढ़ी थी ना हमने कि ये बात बिल्कुल सही है, जिससे इनको बाद में कॉन्सिक्वेंसेस का पता चला था कि भाई हाँ, हमारे साथ तो धोखा हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बिरसा urged his followers to purify themselves, give up drinking liquor and stop believing in witchcraft and sorcery. बिरसा ने लोगों को, अपने जो फॉलोअर्स थे उनको क्या करा था, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी कि आप अपने आप को प्यूरिफाई कीजिए, जो है आप ड्रिंक करना छोड़ दीजिए, है ना, और ये जो भूत वगैरह, जादू टोना, इन सब में बिलीव करना छोड़ दीजिए। क्या ऐसा कहा था? वो चाह रहे थे ना सब कुछ अच्छा हो, फिर से बहुत कुछ अच्छा हो, ये सब गलत चीज़ों को आप साथ छोड़ दीजिए, अच्छा प्योरीफाई कीजिए। तो ये बिरसा ने करवाया था भाई। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द ब्रिटिश वॉन्टेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। जो ब्रिटिश जो थे वो ट्राइबल लाइफ को प्रिजर्व करना चाहते थे। इज दैट सो? ऐसा था क्या? आप खुद ही बताइए। ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्राइबल्स को प्रिजर्व करते थे। आप खुद ही सोचिए, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, चैप्टर हम जो पढ़ रहे थे। क्या था भाई, फॉल्स हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। तो आप क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझ लो ट्रू फॉल्स की इंपॉर्टेंस, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले लिया स्क्रीनशॉट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो भाई, अब हो गया बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। अब बारी आती है भाई बड़े बड़े आंसर्स की, क्वेश्चन आंसर्स की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, What problems did shifting cultivators face under British rule? ब्रिटिशर्स को किन से चिड़ हो रही थी भाई, शिफ्टिंग कल्टीवेटर से बड़ी दिक्कत हो रही थी इनको। क्यों? क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि एक तो ये ना एक जगह सेटल नहीं होते, इधर उधर मूव करते रहते हैं, इसके कारण हम इन पे क्या है, कुछ भी किसी भी प्रकार का हम इन पे अथॉरिटी नहीं जमा पा रहे, पावर नहीं जमा पा रहे, ना इनसे प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था भाई, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स से, मतलब उनको क्या करा था कि भाई इनको सेटल बनाए, इनको ऐसा लैंड दे दीजिए, ले देते हैं कि भाई इसमें आप कल्टीवेशन करो, बट आप ऐसे जो शिफ्ट करते रहते हो ना वो नहीं करो। तो व्हाट प्रॉब्लम डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर फेस अंडर ब्रिटिश रूल? क्या क्या उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? हमने ये भी देखा था कि ब्रिटिशर्स की बात मान भी गए थे कुछ, पर उनको प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों? क्योंकि जैसे लैंड भाई सूखे थे, सॉइल वगैरह ड्राई थी, पानी की कमी हो रही थी, ये सब हमने देखा था। क्रॉप से अच्छे से उग नहीं रही थी, उसका जो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं हो रही थी। तो जिसके चक्कर में क्या हुआ था, हमने देखा था ब्रिटिशर्स ने वापस से उन्हें कहा था कि ठीक है भाई अब हम क्या करें। कुछ लोग प्रोटेस्ट भी करने लग गए थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि ठीक है आप कुछ जो लैंड्स है उस, मतलब फॉरेस्ट का जो पार्ट से कुछ लैंड का पार्ट है, अब उसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन करो। इस तरीके का हमने कुछ देखा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। अब हमारा आंसर क्या कह रहा है वो देखते हैं। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स अंडर ब्रिटिश रूल वर द लाइफ ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। अब भाई हम ये देखते हैं कि जो ट्राइबल ग्रुप के जो लोग हैं, चाहे कोई भी हो, उनका जो कनेक्शन किससे था, डायरेक्ट इनका जो कनेक्शन था फॉरेस्ट से था कि नहीं था? सही बात है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि जो लाइफ थी शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की वो किससे कनेक्टेड थी, फॉरेस्ट से थी ना। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसा ही एरिया चुनते थे, हिली एरिया, फॉरेस्टेड एरिया, जहाँ पे झूम कल्टीवेशन करते थे, ठीक है, जहाँ पे वेजिटेशन बढ़िया हो, इस तरीके से। सो व्हेन द ब्रिटिश ब्रॉट चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ देयर लाइफ वॉज बैडली अफेक्टेड। अब इसी कारण से क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने क्या करा,
उन्होंने कुछ भी ऐसे कानून लाए, फॉरेस्ट लॉ लेकर आए, हमने देखा था ना क्या कानून लाए कि आप क्या कर सकते हो, आप हंटिंग बैन है, हंटिंग मना कर दी थी, ठीक है, जो एनिमल हंट है वो मना कर दिया था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसके लिए मना कर दिया था, और क्या ऐसे जो झूम की खेती वो भी करने से मना कर दिया था, आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते ये, और कुछ कुछ फॉरेस्ट तो रिजर्व भी कर लिए थे अपने फ़ायदे के लिए। तो ये सब दिक्कत हुई थी जिसके कारण इनकी लाइफ में असर पड़ा था, कमाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे। The British extended their control over all forests and declared that forests were state property. अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल है, उनको अपने अंडर ले लिया, उनका कंट्रोल अपने अंडर ले लिया, और उनको क्या कह दिया कि भाई ये जो है स्टेट की प्रॉपर्टी है। क्या डिक्लेयर कर दिया फॉरेस्ट को कह दिया कि ये जो फॉरेस्ट है ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, राज्य की प्रॉपर्टी है। अब जब भाई किसी की ज़िंदगी कह रहे हैं डायरेक्टली किसी चीज़ से जुड़ी है, और वही चीज़ ले लो अपने अंडर ले लो, तो बेचारे वो कैसे क्या करेंगे, उनकी लाइवलीहुड जीविका कैसे चलेगी। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, फॉरेस्ट को पूरा अपने अंडर ले लिया और कह दिया कि ये तो स्टेट की प्रॉपर्टी है, अब आपकी नहीं है। अब आप फ्रीली जो मूव करते थे, जो आप हंट करते थे, सारा सब कुछ मना है, नहीं कर सकते, ऐसे कानून बना दिए थे। अगर जो इन कानून को फॉलो नहीं करेगा दैट मीन्स इलीगल है, फिर उसको जो है उसको सज़ा मिलेगी। आया समझ में? इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर आगे बढ़े, चलो भाई समझ में आ गया तो आगे बढ़ना बनता है। Some forests were classified as reserved forests for their produced timber, which the British wanted. In these forests, people were not allowed to move freely at the jhum cultivators. Many cultivators had to move to other areas in search of work. क्या क्या प्रॉब्लम आई? हमने देखा कि some forest, कुछ फॉरेस्ट तो रिजर्व फॉरेस्ट कर दिए थे, हमने देखा था ना, कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व बना दिया था क्योंकि टिम्बर प्रोड्यूस करवा रहे थे कि भाई यहाँ पे टिम्बर प्रोड्यूस करा जाएगा, कोई शिफ्टिंग कल्टीवेशन कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट क्या करा, रिजर्व कर दिए, बिल्कुल रिजर्व, जो हमारे फ़ायदे के लिए, मतलब जैसे टिम्बर जो ब्रिटिशर्स के काम आता, उनको एक्सपोर्ट करते, बेचते, तो उसको प्रोड्यूस करवा रहे थे, ठीक है। इन फॉरेस्ट में क्या था, पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली एंड द झूम कल्टिवेटर्स, जो लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल है और जो झूम कल्टीवेटर्स हैं, वो इस लैंड को यूज़ नहीं कर सकते, इतने आसानी से फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो मैनी कल्टीवेटर्स हैड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क, इसीलिए जो कल्टीवेटर्स हैं उनको अलग अलग एरियाज में जाना पड़ा, सर्च ऑफ वर्क। देखा नहीं, लेबर्स बन गए, कहीं रोड कंस्ट्रक्ट में काम करने लगे विलेज के। तो ये सारी परेशानी किसको, झूम कल्टीवेटर्स को फेस करनी पड़ी। मतलब भाई कानून चेंज हुए, इनकी लाइफ डायरेक्ट फॉरेस्ट से रिलेटेड है, फॉरेस्ट ही छीन लिया गया, कह दिया गया कि भाई यहाँ पे हमारा राज्य, स्टेट की प्रॉपर्टी, तो बेचारे इनका तो काम धंधा बंद हो गया ना बेसिकली। तो ये सारी प्रॉब्लम किसको झेलनी पड़ी, भाई झूम कल्टीवेटर्स, शिफ्टिंग जो कल्टीवेटर्स थे। क्लियर? आया समझ में? अच्छा ये बताओ, अभी थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया है, अभी तक लाइक शेयर किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो कर दो, अभी भी क्या है, अभी भी टाइम है, लाइक शेयर कर दो, अभी भी हमारे पास टाइम है, ठीक है। आगे बढ़े, चल। हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल? जो पावर थी किसकी, पावर ऑफ ट्राइबल चीफ की जो पावर थी चेंज हुई अंडर कॉलोनियल रूल। ट्राइबल चीफ्स थे ना, जो ट्राइबल्स के चीफ बने हुए थे भाई, जो हमने देखा था ब्रिटिश रूल से पहले क्या था, ट्राइबल के चीफ थे, वो अपनी अथॉरिटी चलाते थे, अपने अकॉर्डिंग काम करवाते थे, और सब कुछ सही था, अपने कस्टम ट्रेडिशन खुल के फॉलो करते थे, कोई इन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था। बट जब ब्रिटिशर्स आए तो पावर भी गई। आया कि नहीं आया समझ में? याद करो, हमने पढ़ा था ना, देखते हैं भाई कैसा क्या इफेक्ट पड़ा, समझते हैं। द ट्राइबल चीफ्स वर इंपॉर्टेंट पीपल, जो ट्राइबल चीफ्स थे इंपॉर्टेंट पीपल माने जाते थे। चीफ है ना, हेड है, लीडर है। दे enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territory. ये जो ट्राइबल चीफ्स थे क्या थे, इनको इंपॉर्टेंट माना जाता था, ये इंपॉर्टेंट पीपल माने जाते थे। एंड दे enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territory. चीफ है, लीडर है, तो लीडर के पास क्या होगी, इकोनॉमिक पावर होगी। उसको लीडर बनाया क्यों है, उसके पास पैसा अच्छा होगा, अथॉरिटी होगी, लीडरशिप स्किल्स होगी, है ना, कुछ पावरफुल इंसान होगा, तभी तो उसको लीडर बनाया होगा। तो भाई इनके पास पावर था और इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन था और कंट्रोल करते थे अपनी टेरिटरी को, ठीक है। अंडर द ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर ऑफ दीज ट्राइबल चीफ्स चेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बट जब ब्रिटिश रूल आया भाई, जब ब्रिटिश राज आया, तो जिसके कारण क्या हुआ, इनके जो रूल्स हैं, इनकी पावर में क्या हुआ, चेंज हुआ। ऑब्वियसली होगा, ब्रिटिश का किसी को रूल करने देंगे, खुद ही रूल, वो यही तो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हमारे अंडर हो, अपनी टेरिटरी बनाओ, तो हम अपने मनमानी हिसाब से कमाई करवाएं, फसलें उगवाएं, है ना, रेवेन्यू कलेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो ऐसा ही तो चाहेंगे। तो भाई जो बेचारे इनकी जो चीफ्स की जो पावर चल रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, इकोनॉमिक पावर थी, अच्छी खासी अथॉरिटी थी, जो भी इनके अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशंस उनकी टेरिटरी को फॉलो करना पड़ता था, सभी ट्राइबल चीफ्स करते थे। बट जब ब्रिटिश आए तो कंडीशन चेंज हुई। कैसे चेंज हुई देखते हैं।
They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands. The administrative, judicial and economic power they enjoyed before the arrival of the British were removed. देखो उनके पास ये तो पावर थी कि भाई जो लैंड आपके अंडर है वो आप रखिए, आपका लैंड आपके पास रहेगा और आपको क्या करना है, आप रेंट पर भी दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लैंड है, जो विलेजेस है ना आपके अंडर थे, ट्राइबल चीफ के अंडर जो कुछ होते हैं ना, कुछ गांव इनके अंडर है, तो आप वो करिए, बट ये तो आपके पास रहेगा। आपके पास क्या नहीं रहेगा, अब जैसे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कुछ भी डिसीजन लेने हो आप नहीं ले सकते, कुछ भी जुडिशियल और इकोनॉमिक पावर वो भी नहीं रहेगी, ठीक है। दे एंजॉयड बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश वर रिमूव, मतलब ये जो भी पावर थी, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फैसला लेना, कुछ रूल्स बनाना, कुछ रेगुलेशंस बनाना, न्याय करना, ये सारी पावर आपसे छिन गई है। ये पावर हम ब्रिटिशर्स के पास रहेगी। आपके पास बस क्या रहेगा, आपका लैंड रहेगा, जो भी विलेजेस पर आपका जो दबदबा था, आप जहाँ के लीडर थे वो आप रहेंगे, बट उनके लिए जो डिसीजंस लेने, जो भी काम होने, जो भी रूल्स बनने, ये सारा सब कुछ हमारे अंडर रहेगा। आया समझ में, क्लियर है। तो भाई अब क्या हुआ, लैंड तो आपके पास है बट फैसला लेने की पावर तो छिन गई, है ना, वैसी अथॉरिटी तो छिन गई, जो एक बोलते हैं ना दम खम के हमारे हिसाब से चीज़ें होंगी, प्लानिंग होगी, वो सब ब्रिटिशर्स ने छीन ली, ठीक है। चल, दे वर रिक्वायर्ड टू फॉलो ब्रिटिश लॉ। अब जब इनसे पावर छीन ली तो ब्रिटिशर्स ने क्या चाहा होगा, ये चाहा होगा ना कि लैंड आपका है, बट जो भी कानून हम बनाएंगे वो आपको और आपके जो गांव वालों को फॉलो करना पड़ेगा। तो दे वर रिक्वायर्ड टू फॉलो ब्रिटिश लॉ एंड पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। और जो ट्रिब्यूट था वो ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ता, देना पड़ता। साथ में ब्रिटिशर्स की तरफ से, ब्रिटिशर्स की बिहाफ में जो भी डिसिप्लिन, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको क्या करना है भैया, अपने गांव वालों को, अपने मेंबर्स को क्या करना है, कन्वे करना है, ठीक है, डिसिप्लिन में लाना है। रूल्स हमारे रहेंगे, हमारे बिहाफ में आपको काम करना है और उन तक पहुंचाना है, और हमें ट्रिब्यूट भी देना है। हमारे कानून जो बनाए रहेंगे आपको भी मानना है और आपके गाँव वासियों को भी। एज अ रिजल्ट दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमंग देयर पीपल। अब भाई जो अपने लोगों में, अपने जो मेंबर्स हैं भाई, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके बीच में जो एक उनका रुतबा था, दबदबा था, जो एक अथॉरिटिव पावर थी, वो सब उनसे छिन गई। बस एक कहने को यही रह गया कि लैंड के मालिक, बट जो फैसला लेने की पावर, जो सब कुछ करने की पावर इनके हाथों से ब्रिटिशर्स ने छीन ली। तो एज अ रिजल्ट दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड एंड अमंग देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन। अब भाई कोई भी होता है ना, ट्राइब्स होती है, उनके अपने फंक्शंस होते हैं, अपने कस्टम्स होते हैं, अपने तीज त्यौहार, ट्रेडिशंस होते हैं, तो वो भी नहीं मना पा रहे थे। क्यों? क्योंकि रूल ब्रिटिशर्स का था ना, अगर कुछ भी करना है, कुछ भी रिचुअल बनाना है, कुछ भी अच्छे मूवमेंट्स शेयर करने, कुछ भी करना है, तो उसके किसकी परमिशन लगेगी, ब्रिटिशर्स की। अब वो दे नहीं दे वो उनकी मर्जी। तो बेसिकली लैंड को छोड़ के सारी सब कुछ पावर इनसे ट्राइबल चीफ से छिन गई थी, ठीक है। अब लैंड के साथ साथ और भी पावर हो तो अच्छा लगता है ना, वो सब छिन गई तो इनकी कंडीशन कैसी रही, बहुत बुरी हो गई थी, अफेक्ट पड़ने लग गया था। तो ये हमने देखा था कि कैसे भाई अफेक्ट पड़ रहा था ट्राइबल्स की लाइफ में, ठीक है। याद आया, आगे बढ़े, चल भाई। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द दीकूस। भाई जो एंगर था ट्राइबल्स का, जो गुस्सा था, किसके अगेंस्ट, दीकूस के अगेंस्ट। दीकूस जिनको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एक वर्ड यूज करा था इनके लिए, आउटसाइडर्स, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या गुस्सा था। द ट्राइबल सोसाइटी, दीकू मीन्स आउटसाइडर। इन ट्राइबल सोसाइटी, मतलब ट्राइबल सोसाइटी में दीकू का मतलब होता है बाहर के लोग, आउटसाइडर, और समवन हु कम्स फ्रॉम साइड, आउटसाइड, ऐसा जो बाहर से आया हो, और समवन हु कम फ्रॉम आउटसाइड, लाइक मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, जमींदार, कॉन्ट्रैक्टर्स, द ब्रिटिश एटसेट्रा। मतलब अगर हम बात करें बाहर से जो आया, अब बाहर का कौन हो गया, जो भाई मनी लैंडर हो गया, ट्रेडर हो गया, व्यापारी हो गया, जमींदार हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ब्रिटिश, जो भी बाहर के जो भी आउटसाइडर है उनको क्या माना जाता है, दीकू। द रीजन फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द दीकूस वर, अब रीजन क्या थे, इनको इतने लोगों के प्रति क्यों इतनी एंगर था, इनके साथ भाई एक्सप्लॉयटेशन हुआ, गलत हुआ, अत्याचार हुआ, तो भाई एंगर तो होगा, बट रीजंस देखते हैं। द ट्राइबल प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन बट द ब्रिटिश फोर्स देम टू फॉलो सेटल एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो फोर्सफुली इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स। अब सबसे पहले क्या था भाई, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, चुपचाप से लोग क्या करते थे भाई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि सेटल कल्टीवेशन करें, है ना, कि मतलब सेटल रहे ताकि हमारा फ़ायदा हो, हम इन पे अथॉरिटी बना के रख पाएँ, पावर बना के रख पाए, ये हमारे अकॉर्डिंग चले। अभी जो मूव करेंगे इधर से उधर तो हम कैसे अथॉरिटी बना पाएंगे। अब एक जगह पे रहेंगे तो इनका डर होगा कि भाई हमारा घर है, हमारा लैंड है, तो कुछ ना कुछ तो हमारी बात मानेंगे, रेवेन्यू टैक्स वगैरह पे करेंगे। बट ऐसा नहीं था, ये लोग मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो ये ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा भाई, सेटल एग्रीकल्चर के लिए, मतलब कल्टीवेशन के लिए फोर्स करा, और क्या करा, इनको फोर्सफुली इंट्रोड्यूस करा
मतलब फोर्सफुली इंट्रोड्यूस करा क्या, लैंड सेटलमेंट इन पे, मतलब इनके लिए लैंड सेटलमेंट कर दिया कि ये लैंड आपके एरिया में है, आप इसके अकॉर्डिंग आप फिक्स यहाँ पे खेती वगैरह करो। ऐसे इस तरीके से क्या करा था, इनको ज़बरदस्ती शिफ्टिंग कल्टिवेटर से किसमें, सेटल कल्टिवेटर्स में कन्वर्ट कराना चाह रहे थे। कौन भाई, ब्रिटिशर्स। आया समझ में, याद करो ये सब हमने देखा था। चलो, under British rule, the tribal chiefs lost the authorities they had enjoyed earlier amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. Further, they had to pay tribute to the British. अब इनके साथ भी दिक्कत थी। लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ट्राइबल चीफ्स की अथॉरिटी छिन गई थी, बस लैंड इनके पास था, बट जो अथॉरिटी थी, जो पावर थी, जो डिसीजन मेकिंग पावर थी, सब कुछ इन्होंने छीन के ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ कर ली। ऊपर से क्या कहा कि भाई आप हमें ट्रिब्यूट पे कीजिए, तो ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था। किनको भाई, जो है मतलब ब्रिटिशर्स को कौन ट्रिब्यूट पे करता था, जो ट्राइबल चीफ है। सॉरी मेरे मुंह से गलत निकल गया, कोई बात नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि भाई पहली दिक्कत हमने देखा शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, उनको ज़बरदस्ती करा गया कि भाई आप क्या करिए, ऐसे लैंड सेटलमेंट बनाए गए कि आप सेटल जो है कल्टीवेशन करिए। उसके बाद देखा कि कैसे जो चीफ्स थे उनसे अथॉरिटी छीनी गई बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट लॉज। अब जो भाई फॉरेस्ट ट्राइबल्स, अगर हम ट्राइबल पीपल की बात करें, जितना हमने पढ़ा कि कैसे इनकी ज़िंदगी फॉरेस्ट से ही जुड़ी हुई थी, तो फॉरेस्ट लॉ बनाना यानी इनकी जीविका इनसे छीनना, लाइवलीहुड इनसे छीनना। तो जो इंट्रोडक्शन था फॉरेस्ट लॉ का, जो ब्रिटिशर्स एविक्टेड द ट्राइबल्स फ्रॉम देयर ओन लैंड्स, एज अ रिजल्ट दे बिकेम होमलेस एंड वर फोर्स फाइंड अदर वर्क टू अर्न देयर लाइवलीहुड। उनको क्या करा गया भाई, जो अपने ही घरों से उनको बाहर निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में रहते थे, तो वहाँ से इनको हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये स्टेट की प्रॉपर्टी है, कुछ तो फॉरेस्ट रिजर्व भी कर दी, तो इनको हटना पड़ा। अब 2 वक्त की रोटी कमानी है भाई, जीना है, तो अपने सर्वाइवल से क्या करने लग गए, इधर से उधर इन्हें मूव करना पड़ा काम की तलाश में। वहाँ भी खास सक्सेस हुई नहीं, इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो इस तरीके से भाई इनको एंगर था। ऑब्वियसली जो आउटसाइडर थे, जिन्होंने, चाहे वो मनी लेंडर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, चाहे जमींदार, ब्रिटिशर्स, इनके कारण इन्हें इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, इसीलिए इनका जो एंगर था दीकूज यानी आउटसाइडर के लिए था। आया समझ में भाई, हमें ही पढ़ के गुस्सा आ रहा है तो उन्हें तो आएगा ही। आगे बढ़े, चलो। What was Birsa's vision of golden age? Why do you think such a vision appealed to people of the region? हमने देखा था ना बिरसा मुंडा का एक गोल्डन एज का भाई विजन, कि अच्छा एक जैसा हमारा पहले था, जैसा हमारा युग पहले था, वैसे ही हमें वापस लाना है। तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी पड़ा था। फिर इनको इतना असर पड़ा था कि ब्रिटिशर्स डर गए थे और इनको जेल में भी डाल दिया था। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट और ज़्यादा खतरनाक हुआ। सब हमने पढ़ा था क्लोजर लुक में। अब देखते हैं भाई हमारा आंसर क्या कह रहा है। बिरसा टॉक्ड अबाउट अ गोल्डन एज, अ सतयुग। गोल्डन एज को क्या बोल रहे हैं भाई, बिरसा ने बात करी किसके बारे में, गोल्डन एज, जिसको क्या बोल रहे हैं, सतयुग। बिरसा टॉक्ड अबाउट अ गोल्डन एज, अ सतयुग, एन एज ऑफ ट्रुथ इन विच, सच्चाई की ऐसी एज, लाइक इन द पास्ट द ट्राइबल पीपल वुड लिव अ गुड लाइफ, कंस्ट्रक्ट एम्बैंकमेंट्स, tap natural springs, work on their lands, plant trees and orchards and practice cultivation to earn for living। मतलब इसकी बात करें, गोल्डन एज की बात करें, तो भाई बिरसा मुंडा का ये कहना था, बिरसा ये कह रहे थे गोल्डन एज की बात, सतयुग की बता रहे हैं कि कैसे पहले हम खुश रहते थे, अच्छे काम करते थे, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जैसे पास्ट में हम करते थे। ट्राइबल पीपल को एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, है ना। एम्बैंकमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करो, साथ में जो नेचुरल स्प्रिंग्स है उनको बनाओ, लैंड्स पर काम करो, कल्टीवेशन करो, ट्रीज़ को प्लांट करो, ऑर्चर्ड, और प्रैक्टिस करो कल्टीवेशन टू अर्न देयर लिविंग। मतलब जैसे हम पहले करते थे अच्छे अच्छे काम अपनी लाइवलीहुड को जीने के लिए, भाई प्लांट, ट्रीज़ को प्लांट करना, सारी चीज़ें जैसे पहले करते थे वैसे ही करो। तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें वो सिखा रहे थे। He visualized an age when the Mundas would again be free of the oppression of Dikus and their ancestral rights would be restored। वो ऐसा विजुलाइज करने लग गए कि भाई ऐसा होना चाहिए कि जैसे पहले हम कैसे थे, बढ़िया खुश थे, है ना। तो अब मुंडास को फिर से क्या करना है, जो दीकूज हैं इनके ऑपरेशन, मतलब इनके जो ये हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हमको दबा रहे हैं, इनसे हमें क्या करना है, हमें वापस से खुद को रिस्टोर करना है। ठीक है, इनसे वापस से हमें खुद को छुड़ाना है, इसीलिए आप मेरी बात मानो, जो हमें करना चाहिए। He talked of an age in which the tribals would not kill one another and would live on honest life, an honest life। वो कह रहे हैं कि वो वक्त याद करो कि जब हम सब हंसी खुशी रहते थे, एक दूसरे के साथ कुछ गलत नहीं करते थे, किल नहीं करते थे। बेसिकली कह रहे हैं ना कि एक दूसरे को मारना कुछ नहीं, एक दूसरे की इज्जत करना, प्यार मुझसे रहना, ऑनेस्ट तरीके से रहना, लॉयल रहना एक दूसरे के प्रति, और ये अच्छे से काम करना। तो वो ये बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो ही टॉक्ड एन एज, एक वक्त की बात बता रहे हैं कि कैसे पहले जो ट्राइबल पीपल है एक दूसरे से हंसी खुशी रहते थे, एक अच्छी लाइफ जीते थे, तो वैसे ही लाइफ हमें जीनी चाहिए। ऐसा कौन कह रहे हैं भाई, बिरसा। आया समझ में।
His golden age consisted of a reformed tribal society in which there was no place for vices like liquor consumption, unclean living, witchcraft and sorcery, or the influence of the evil outsider like Christian missionaries, landlords, money lenders, traders and Europeans. उनके अकॉर्डिंग गोल्डन एज क्या है, जो बिरसा है उनके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं, हिज गोल्डन एज कंसिस्टेड ऑफ अ रिफॉर्म ट्राइबल सोसाइटी, मतलब ट्राइबल सोसाइटी कैसी, जो सुधरी हुई है, बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसमें क्या है, इन विच देयर वॉज नो प्लेस फॉर वाइसेस लाइक, मतलब जिसमें गलत चीज़ों के लिए, कुछ भी ऐसी बेकार चीज़ों के लिए जगह नहीं है, कैसी, जैसे कोई लिक्विड कंजम्पशन ना करें, अनक्लीन लिविंग ना हो, साफ़ सुथरा आप रहें, ठीक है, विच क्राफ्ट, कुछ भी किसी प्रकार का सुपरस्टिशियस ना रखें, जादू टूना वगैरह ना करें, है ना, और जो इविल आउटसाइडर्स हैं उनसे, उनके प्रभाव से बचे, जैसे क्रिश्चियन मिशनरी हो गई, लैंडलॉर्ड्स हो गए, मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स और यूरोपियंस, मतलब ये जो भी हमें परेशान कर रहे हैं, हमें इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, तो इनके इन्फ्लुएंस से हमें दूर रहना है, हमें भाई कुछ गलत खाना पीना नहीं है ना, हमें कुछ ये जादू टूना टोटका में नहीं मानना है, हमें साफ़ सफाई से रहना है, हमें प्लांट्स वगैरह ग्रो करने, अच्छी अच्छी चीज़ें हमें करनी है। ऐसा किसने बताई थी अच्छी बातें, कौन सिखा रहा था, भाई बिरसा। They would all be driven out and the government would set up a Munda Raj with Birsa as its head. वो ये भी कह रहे थे कि भाई इन सबको, ये जो है इन सबको हमें हटाना है, बाहर भगाना है और मुंडा राज को सेटअप करना है बिरसा, जो मैं उनका हेड बनूंगा। आया समझ में, मतलब ये बता रहे कि हमें इनको भगाना है, इनके इन्फ्लुएंस पे नहीं आना है, इनसे डरना नहीं है, हमें खुद अच्छे अच्छे काम करना है, हमें पेड़ पौधे लगाना है, हमें अपने गांव को साफ़ सुथरा रखना है, हमें फिर से अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, जीविका चलाने के लिए भाई कल्टीवेशन करना है, साफ़ सुथरा रहना है, जादू टोने टोटके में नहीं मानना है, एक दूसरे के साथ मारामारी नहीं करनी है, एक दूसरे की इज्जत करनी है, ऑनेस्ट रहना है, ऐसी बातें वो सिखा रहे थे। This vision appealed to the tribal people as all the vices and outside forces that Birsa talked about were thought of by all of them as the root cause of their misery and suffering. उनका ये जो विजन था, ये जो उन्होंने क्या कहा, This vision appealed to the tribal people as all the vices and outside forces that Birsa talked about were thought of by all of them as the root cause of their misery and suffering. उन्हें लगा कि जो भी चीज़ें जो बिरसा कह रहे हैं, जिसके कारण भाई हाँ हमें सब समझ में आया कि भाई हम क्या करना चाहिए, अच्छे काम करेंगे, हम अपने पे ध्यान देंगे, अपने को ग्रो करने में फोकस करेंगे, तो ये जो दूसरे लोग हैं हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, वो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि यही जो लोग हैं दूसरे द्विकूज, ये क्या है, हमारा रूट कॉज है, जो हमारी बदकिस्मती, जो इतनी बद से बदतर हमारी हालत हो रही है, भुखमरी हो रही है ना, ऐसी कंडीशन हो रही है कि हमें खाने पीने को भी नहीं, कमाने को नहीं है, तो ऐसी कंडीशन से बच सकते हैं अगर हम इनकी बातों को फॉलो करें। तो उन लोगों को ये विज़न बहुत अच्छा लगा कि आप क्या करिए भाई, ट्रीज प्लांट करिए, साफ़ सुथरे रहिए, आसपास में एक दूसरे की इज्जत कीजिए, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप कल्टीवेशन कीजिए, ठीक है। आया समझ में, तो लोग इसीलिए ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, जिसके कारण भाई हमने देखा था ब्रिटिशर्स क्या हो गए थे, वरी हो गए थे, डर गए थे। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, Find out from your parents, friends or teachers the name of some heroes of other tribal revolts in the 20th century. Write their story in your own words. भाई हमें क्या बोला है, हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, टीचर से, किसी से भी आप ये पता करिए भाई कोई भी ट्राइबल हीरो, लीडर 20th सेंचुरी का, उनके बारे में। तो ये अपने अकॉर्डिंग से आप आंसर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली वही, बहुत से ऐसे ट्राइबल हीरोज होंगे उनके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो भाई, आंसर कर सकते हो। ये मेरा आंसर है, आप इसको फॉलो करो, ठीक है। चलो हम पढ़ेंगे रानी गाइदिन्ल्यू के बारे में, ठीक है। रानी गाइदिन्ल्यू वॉज बॉर्न इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ मणिपुर। भाई जो प्रेजेंट डे स्टेट है मणिपुर, उसमें बॉर्न हुई थी, उनमें किसका जन्म हुआ था, रानी गाइदिन्ल्यू का। एट द एज ऑफ 13, जब वो 13 वर्ष की थी, शी ज्वाइन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विथ हसीपाऊ जोदोंग, ठीक है, जोदोंग। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 13 साल की उम्र में क्या हुई थी, वो मतलब थी, क्या थी, उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करा, मतलब लगभग 13 साल की उम्र में इन्होंने जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करा। आप समझते 13 साल कितनी, क्या एज होती है 13 साल, सिर्फ 13 साल 13 ईयर्स की एज में उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करा विद हसीपाऊ जोदोंग। जोदोंग वॉज अ पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल लीडर ऑफ नागा, मतलब स्पिरिचुअल कह लीजिए, जो स्पिरिचुअल बोलते हैं ना, जैसे भक्ति वक्ति करने वाले, और पॉलिटिक्स वगैरह में जो रहते, राजनीति में, उनके लीडर थे कौन, जोदोंग। कहाँ के भाई लीडर थे, नागा के।
Jodonong started a movement to drive away the British from Manipur. He was captured and hanged by the British. अब जो जदोनोंग थे वो क्या चाहते थे भाई, जो उनके स्टेट में क्या हो भाई, यहाँ से ब्रिटिशर्स चले जाए, हमारी जगह से ब्रिटिशर्स जो है अंग्रेज चले जाए, तो उसकी उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की होगी, जिसके कारण भाई क्या हुआ, उनको पकड़ लिया गया। अब उन्होंने ट्राई करा हो, कुछ ना कुछ उनकी मूवमेंट्स रहे होंगे, कोशिश रही होगी, तो ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ा, कैच करा और उनको क्या करा भाई, फांसी पे लगा दी, फांसी पे लटका दिया, हैंग कर दिया। जो किन के गुरु थे भाई, जिनको कौन फॉलो करती थी, ये हमारी रानी, ठीक है, 13 साल की उम्र में जिन्होंने क्या करा था, फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करा था, हसीपा और जोदोनोंग का। तो जो जोदोनोंग थे वो क्या थे, वो पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर थे, किसके, नागा के, जिनको जो चाहते थे कि भाई जो ब्रिटिशर्स है वो क्या, उनका मतलब उनको भगाओ यहाँ से, मतलब ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दिया जाए, उनको नहीं रखा जाए, ठीक है। अब ही वॉज कैप्चर्ड एंड मैनेज बाय द ब्रिटिश, वो किसके द्वारा कैप्चर करे गए, अब उनको कैप्चर करा और हैंग करा, उनको जो है फांसी पे लटका दिया गया, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा। आया समझ में? अब आगे देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हर गुरु, गाइदिन लियू अज्यूम लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट। अब भाई जब उनको लगा, भली वो सिर्फ 13 साल की थी, उनको लगा कि भाई मेरे गुरु की तो डेथ हो गई है, तो एक होता है ना कि भाई जिनको फॉलो करा, जिनके साथ रहे, जिनके साथ सीखा, जिनको समझा, तो अब क्या भाई मैं ही लीडर हूँ, इस मूवमेंट की लीडरशिप मेरे हाथों में, ऐसा उन्होंने माना। The British tried to suppress the movement. Rani went underground, but very soon she was arrested in 1932. She was sent to jail. मतलब आप समझिए कि क्या बोल रहे हैं कि उनको जब लगा कि भाई यहाँ की लीडर तो मैं ही हूँ, तो उन्होंने उसके लिए कोशिश करी, बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरी कोशिश करी क्या करने की, जो है इस मूवमेंट को रोकने की, जो ये मूवमेंट कर रही थी रानी, उनको रोकने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि उनके गुरु को तो पहले ही फांसी पे लटका दिया था। अब यहाँ से ये मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ा रही थी, तो उसको रोकना था, तो ये रानी ने क्या करा, खुद को अंडरग्राउंड करा, मतलब हो जाता है ना गायब हो जाना। बट जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फेरी सुन बहुत जल्दी उनको अरेस्ट करा, कब, 1932 में, और उन्हें जेल भेज दिया गया। गाइदिन लियू वॉज रिलीज आफ्टर इंडिया गेन इट्स इंडिपेंडेंस। अब उनको कब छोड़ा गया, जब तक सोचो वो जेल में रही, कब तक जेल में रही, 1932, और इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला, 1947 में। तो आप समझो लगभग कितना टाइम। तो गाइदिन लियू वॉज रिलीज आफ्टर इंडिया गेन इट्स इंडिपेंडेंस। शी वॉज इग्नोर्ड ऑनर्ड विथ तामपत्र पद्म भूषण अवार्ड। अब क्या बोल रहे हैं, उनको ऑनर करा गया, उनको बोलते हैं नवाजा गया, जो इतने साल, लगभग कितने, 1932 से लेके 42 लगा लो, 10 ईयर प्लस 5 ईयर मोर 47, दैट मीन्स 15 साल लगभग जेल में रही। उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भाई लड़ाई करी और मूवमेंट करा, इतना बड़ा काम किया, और जेल में भी रही। तो उनको कब रिलीज करा गया, 1947 में, मतलब जो इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडिपेंडेंस मिला, उनको क्या मिला, उनको भाई सम्मानित किया गया ताम्रपत्र से, और पद्म भूषण अवार्ड उन्हें मिला। जो बोलते हैं ना एक्टर्स लोगों को पद्म भूषण अवार्ड, आपने सुना होगा। जवाहरलाल नेहरू ने उनको क्या नाम दिया, रानी ऑफ द नागास, नागास की रानी के नाम से उनको जाना। और शी पास्ड अवे ऑन February 17, 1993। इनकी डेथ कब हुई, 17 फरवरी 1993। मतलब आप देख रहे हो कितने, मतलब पहले से थी, उन्होंने मूवमेंट करा, उन्हें जेल में भी डाला गया, जेल में बेचारी 15 साल रही। आज़ादी के बाद उन्हें भाई छुड़ाया गया, और इन्हें पद्मश्री, जो है पद्म भूषण, और क्या दिया गया, ताम्रपत्र, ठीक है, जिनको नाम क्या दिया जवाहरलाल नेहरू ने, रानी नाम दिया गया। और उनकी डेथ कब हुई, 17 फरवरी 1993 में। तो ये लीडर हैं 20th सेंचुरी के, जिनके बारे में मैंने बताया। आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, फ्रेंड से पूछ लीजिए, या जो भी आप सर्च कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़े भाई, चलो। Choose any tribal group living in India today. Find out about their customs and way of life and how their lives have changed in the last 50 years. आपको क्या बोला है भाई, कोई भी ऐसा ट्राइबल ग्रुप आप क्या करिए, चूज़ करिए जो इंडिया में रह रहा है, उनके कस्टम्स के बारे में जानिए, उनकी लाइफ के बारे में जानिए, और कैसे उनकी लाइफ लगभग 50 सालों से आज बदल चुकी है। मतलब कोई भी ट्राइबल ग्रुप के बारे में आपको पता करना है, बताना है कि कैसे बीते 50 सालों से लेकर अब तक उनकी लाइफ में चेंज आया है, ठीक है। चलो, हम किसके बारे में बताएंगे भाई, गडीज़ के बारे में। कौन है गडीज़ के बारे में, कौन है गडीज़? गडीज़ आर अ पेस्टोरल ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये पेस्टोरल ट्राइब है, ये क्या है भाई, जनजाति है, पेस्टोरल जनजाति है, हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। दे आर शेफर्ड्स बाय ऑक्यूपेशन, ये जो है ऑक्यूपेशन से क्या है, शेफर्ड। गड्डी वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, जो गड्डी वुमेन है कैसी है, हार्ड वर्किंग है, मतलब ये शेफर्ड है, अपने ऑक्यूपेशन से काम करते हैं शेफर्ड का, ठीक है। गडीज़ जो कहाँ की ट्राइब है, हिमाचल प्रदेश की। They cut grasses and carry them to distant places and even climb mountains to their home. Gadi have their own traditional dance form. ये क्या काम करती हैं औरतें, यहाँ की हार्ड वर्किंग है, तो भाई काम क्या करती हैं, घास को काटने का काम करती है,
कैरी करती हैं, दूर दूर के प्लेसेस में जाती है और क्लाइंब करती माउंटेन्स में टू देयर होम, है ना। क्या करती भाई, माउंटेन्स में क्लाइंब करती हैं अपने जो घरों से ऐसे जाने के लिए, जो है पेड़ों को काटने का काम करती, घास को काटने का काम करती हैं। गड्डी हैव देयर ओन ट्रेडिशनल डांस फॉर्म, अब इनका अपना जो होता है ना ट्राइबल लोग का अपना डांस, अपनी लैंग्वेज, अपने खाने पीने के तरीके, तो ऐसे इनका क्या है, अपना डांस फॉर्म है। In this form, a couple danced for a while, had is later replaced by another couple. The onlookers sing and clap to encourage the dancers. अब किस टाइप का डांस है इसमें, जैसे एक कपल डांस करेगा, फिर जो दूसरा कपल है वो आके डांस करेगा, उनको रिप्लेस करेगा, डांस करेगा, और बाकी जो लोग हैं वो क्या करते हैं, गाना गाते और क्लैप करके इनको डांसर्स को इनकरेज करते हैं। जैसे एक कपल डांस कर रहा है, फिर दूसरा कपल उसको रिप्लेस करेगा, और जो देख रहे हैं वो गाना गा रहे हैं और क्लैप कर रहे हैं। तो इस तरीके से भाई इनका डांस फॉर्म है। आया समझ में, इनका ट्रेडिशन है, ये ट्राइब है, गड्डीज ट्राइब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। Due to the conversion of pasture lands into grazing lands and tax on pastures and animals, they suffered a lot of during the British rule. Their conditions did not become good till independence. अब इन पे हमने देखा कि इनकी लाइफ में चेंज कैसे पड़ा। अभी तक तो हम बोल रहे हैं कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बट हमें ये देखना है कि इनकी लाइफ में इम्पैक्ट कैसे पड़ा। तो ड्यू टू भाई जो पेस्चरल लैंड है किस में कन्वर्ट हो गए, ग्रेजिंग लैंड्स में जिनको चरा जाता है, एंड टैक्स ऑन पेस्चर्स एंड एनिमल्स, किस पे भाई जो पेस्चर है और एनिमल्स पे टैक्स लगने लग गया। दे सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग अ ब्रिटिश रूल, मतलब जो एनिमल वो पाल रहे हैं, जो पेस्चर्स हैं उन पे टैक्स लग रहा है। कहाँ से देंगे टैक्स, कहाँ से देंगे टैक्स, जो लैंड है वो ग्रेजिंग लैंड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, टैक्स कहाँ से देंगे। तो इनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा, और उनकी कंडीशन कब तक सही नहीं हुई, जब तक इंडिपेंडेंस नहीं हुई, मतलब जब तक इनको आज़ादी मिली तब तक इनकी कंडीशन बहुत बद से बदतर रही। क्यों भाई, ब्रिटिशर्स के कारण। However, after the independence, Gadis were restored with their pasture lands and grazing tax was abolished. The government has begun various welfare schemes. They have also been provided reservation. अब इनको क्या क्या फ़ायदा मिला भाई, इंडिपेंडेंस से पहले तो इन्होंने अत्याचार से ब्रिटिशर्स के, इंडिपेंडेंस के बाद इनको क्या मिला, इनका जो पैस्चर लैंड है वापस मिला, और ग्रेजिंग टैक्स जो था वो हटा दिया गया। गवर्नमेंट ने और क्या करा, उनके लिए बहुत सी वेलफेयर स्कीम लेकर आए, और उनके लिए भाई रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करा। तो मतलब ये फैसिलिटी इनको प्रोवाइड करेगी। तो इनकी कंडीशन पहले कैसी थी, आज कैसी, मतलब हमने देखा इनका अपना डांस फॉर्म था, अपना कस्टम था, काम करते थे इस तरीके से, वुमेंस क्या काम करती थी ये हमने देखा। फिर हमने देखा ब्रिटिशर्स आए तो उसके कारण इनको भाई इन पर टैक्स वगैरह लगने लगे, जिनके कारण इनकी जीविका में प्रॉब्लम आने लगी। तो इंडिपेंडेंस मिलने तक इनको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा, बट बाद में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद भाई इनके लिए रिजर्वेशन, इनके वेलफेयर के लिए स्कीम्स कौन लेकर आई, गवर्नमेंट लेकर आई, और जो ग्रेजिंग टैक्स है वो भी हटा दिए गए, अबॉलिश कर दिए गए। तो ये भी आंसर कैसा था भाई, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते थे। तो ये मैंने गडीज जो है ट्राइब का एग्जाम्पल दिया। आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ तक। फटाफट से क्या कर दो भाई, लाइक का बटन दबा दो। अगर लाइक करना भूल गए हो तो फटाफट से क्या कर दो, लाइक का बटन दबा दो, ठीक है। चलो इसी के साथ जो है हमारे NCERT सॉल्यूशंस एंड होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से भाई समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, मैं पहले बोल चुकी वो अपने अकॉर्डिंग करने वाले थे। तो ऐसा टेंशन मत लेना, घबराना मत कि मैम ये आंसर कहीं मिल नहीं रहा है, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकते थे। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, मेरे अकॉर्डिंग क्या आंसर था वो मैंने बताया, बट न्यूज़ जो इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, ऑथेंटिक और सही होनी चाहिए। बाकी तो क्वेश्चंस हमारे चैप्टर के हैं तो वो तो हमें बहुत अच्छे से पता ही है। इसी के साथ भाई ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ट्रेंड्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।